हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज प्रेजेंट हैं, 9th डे में हैं और हमारा चैप्टर नंबर 9 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आज 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर हमारा कौन सा है आप देख लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026-25 को जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपका क्या होता है, तो बेटा बिल्कुल बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है। आप सिंपली याद रखिए, रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, मीडियम पहला μ1 और दूसरा μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला लॉ क्या है, तो आप बेटा 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सा भी एक प्लेन में लाई करते हैं। और स्नेल्स लॉ दूसरा लॉ, तो मैं आपको सेकंड लॉ को बताता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन I और साइन R का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, μ2/μ1 होगा। और ये आपको कॉन्स्टेंट रहता है किसी भी दो मीडियम के लिए। अब ध्यान रखना बेटा, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको स्नेल्स लॉ से ही सॉल्व होते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस वगैरह जो भी आपको बोर्ड में आता है वो सारा स्नेल्स लॉ से ही होता है, अगर वो रिफ्रैक्शन का है तो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, sin I by sin R बराबर μ2/μ1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो अब आके आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हम म्यू से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है, C/V का रेशियो होता है। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि म्यूज होता है किसी भी मीडियम का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो C/V का रेशियो से हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपका है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको याद रखना, फिजिक्स में आपको यूज होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, भी आपका मीडियम में स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का और मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन कर लो। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको 1.5 दिया हुआ, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो अभी आप फॉर्मूला पढ़े हो, तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू C/V है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, V निकालना है। आपको निकालना है V, तो V कितना लिखोगे बेटा, C/μ के बराबर लिखोगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, C की जगह आप क्या लिखेंगे, तो C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अंडरस्टूड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू क्या है बेटा, तो 1.5 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/15, 15 × 2 हटेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो आता हूँ, एक टर्म आता है बेटा ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ होता क्या है, किसी भी मीडियम में एक पर्टिकुलर टाइम में रे ऑफ लाइट मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी भी मीडियम में रे ऑफ लाइट एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के रे ऑफ लाइट क्या है, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितना है, बोलेंगे मान लेते हैं x है। टाइम कितना लगा, बोलेंगे टाइम लगा t टाइम में अगर किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट जो है x डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम की मान लो कि म्यू है, तो यही लाइट उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बोलेंगे जो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितने के बराबर होगा, सेम टाइम अगर सेम है तो बोलेंगे वैक्यूम में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, म्यू × x होगा। अगर ये फ्लाइट टी टाइम में x डिस्टेंस कवर किया एक मीडियम में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यही लाइट उतने ही टाइम में वैक्यूम में म्यू × x करेगा।
इस म्यू इंटू एक्स जो आपका टर्म है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे ये ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है, चूंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ही कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, थ्योरी के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी क्लास बोर्ड जब आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं 12 का लेक्चर्स बजाते अपलोड करूंगा, कॉन्सेप्चुअल पूरा जे लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए होल सिलेबस आपको अपलोड करूंगा। ठीक है ना, तो अभी आपको बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। बेटा किसी भी दो मीडियम हो, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लो एयर्स है और एक मीडियम है, एक बॉडी किसी मीडियम में रखा हुआ है। मान लो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक बॉडी ओ जो है एक मीडियम में रखा हुआ है, आप एयर से देखते हैं तो इसका एक अपना इमेज फॉर्म करता है। ठीक है ना, पानी वानी में देखना है कि पानी में कोई बॉडी डाल देते हो तो लगता है कि बॉडी ऊपर की तरफ है, क्यों आता है, रिफ्रैक्शन के कारण से। तो रिफ्रैक्शन के कारण से जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसे फॉर्म करेगा, तो मैंने क्या किया, ओ को एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, आई आपका इमेज है, पी आपका क्या है, मीडियम का सेपरेटिंग पार्ट है। ओपी देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो मीडियम है उसकी लेंथ कितनी है, डी लिया है। ठीक है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसकी लेंथ कितनी है, डी, और ऊपर का मीडियम आपका एयर है। ओपी हमने क्या लिया, ओपी हमने लिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। इसको हम एक नाम देते हैं रियल डेप्थ, ऑब्जेक्ट का ये रियल डेप्थ है। ओपी आपका क्या, ओ से लेकर के पी तक का जो, आप अगर यहाँ से देखते हैं, अगर आप अपनी आई को यहाँ रखते हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी आई को यहाँ रखते हो और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ओपी जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है ना, पीआई क्या हो जाएगा, बोलेंगे पीआई क्या है, तो बोलेंगे अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, बोलो, रे ऑफ लाइट यहाँ से चला, यहाँ से टकरा करके रेयरर से डेंसर से रेयरर में गया तो अवे बेंड करेगा, तो ये खींचोगे पीछे की तरफ तो इमेज आपका आई ट्रेस होगा। तो आप कहेंगे कि पीआई क्या है, तो पीआई जो है आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, ये आपको दिखाना कर दिखाएं बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे अपैरेंट डेप्थ, इसका नाम देते हैं क्या, अपैरेंट डेप्थ, इसको नाम देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ओवाई जो होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ था दिखा यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था दिखा यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था दिखा आई पे, तो कहेंगे कि ये शिफ्ट है, तो इसको बोलते हैं अपैरेंट शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट शिफ्ट, अपैरेंट शिफ्ट। अब बात आती है म्यू की, म्यू क्या होगा, म्यू आपको बोलेंगे क्या, अपैरेंट शिफ्ट क्या होगा, तब बोलेगा म्यू आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है, यहाँ पे मीडियम का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पीआई इमेज डिस्टेंस, अपैरेंट डेप्थ, और ओआई क्या हो जाएगा, अपैरेंट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है म्यू का, म्यू का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो बेटा, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, जिसको आर सफिक्स डी लिख सकते हो, बाई अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ए सफिक्स डी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ म्यू के बराबर हो जाएगा। एयर से अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को, मीडियम म्यू में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वो आपको क्या दिखेगा, आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, म्यू कितना होगा, रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ के बराबर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब आते हैं, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है बेटा, एन एयर बबल इज इनसाइड ग्लास स्लैब ऑफ ऑब्जर्व 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन साइड and 3 centimeter from other side. If refractive index of slab is 1.5, then find thickness of slab. एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब में एयर बबल है बीच में, एक साइड से देखते हो तो 2 सेंटीमीटर पे दिखता है, दूसरे साइड से देखते हो तो कितने सेंटीमीटर पे दिखा, 3 सेंटीमीटर पे दिखा। तो कह रहा है कि ग्लास स्लैब की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब आप सबसे पहले ग्लास स्लैब बना दो। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब बनाता हूँ। ठीक है बेटा, चलो ये मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब बना दिया। ठीक है, चलिए मैंने ग्लास स्लैब आपको बना दिया। ठीक है, चलो अब इस ग्लास स्लैब में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, कहीं पर भी देखो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ले लो, ये ऑब्जेक्ट आप एक तरफ से देखते हैं। ठीक ना, वन साइड से जब आप देखते हैं तो आपको कितना दिखता है, कहेंगे कि अगर हम वन साइड से देखते हैं तो ये हमें तुझे एक मिनट बेटा, अगर हम लोग इसको वन साइड से देखते हैं, एक तरफ से देखते हैं, तो ये हमें कहाँ दिखता है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से है,
चलो अब इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप कहेंगे कि एक तरफ से जो रियल डेप्थ है, ऐसे देखो बेटा, वन साइड से जो रियल डेप्थ है, ठीक है ना, ये आप बोलेंगे कि x1, और दूसरे साइड से जो रियल डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, उसको आप मान लो x2 है। आप बोलेंगे x1 क्या है, तो वन साइड से x1 आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक साइड से रियल डेप्थ x1 है, दूसरे साइड से रियल डेप्थ x2 है। आपसे अगर कहा जाए तो यही ना थिकनेस होगा ग्लास स्लैब का, थिकनेस कितना होगा, यही होगा, तो बोलेंगे थिकनेस ये आपका होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिकनेस, मान लेते ये थिकनेस है, तो कहेंगे कि अब फॉर्मूला देखिए क्या होगा बेटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जो होता है रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ कितना आएगा, बोलेंगे रियल डेप्थ बाई म्यू के बराबर आएगा। अब देखिए बेटा, अपेरेंट डेप्थ एक साइड से 2 सेंटीमीटर दिखा, तो ये एक साइड का अपेरेंट डेप्थ है, तो बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इसको पहले आप रियल डेप्थ मिलाइए, रियल डेप्थ ऐसे लाओ, रियल डेप्थ बराबर म्यू इनटू अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखो रियल डेप्थ एक साइड से x1 है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि x1 प्लस x2 कितना होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि x1 प्लस x2, थिकनेस आप बोलेंगे जो हमारा थिकनेस है, जो ग्लास का जो थिकनेस है वो कितने के बराबर होगा, थिकनेस जो होगा एक तरफ का रियल डेप्थ x1 और दूसरे तरफ का रियल डेप्थ x2, दोनों को ऐड कर दोगे। अब बोलेंगे x1 कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या हम x1 को यहाँ से ले सकते हैं, ये आपका x है, तो अगर एक तरफ का रियल डेप्थ x1 है तो म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ वन साइड का 2 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1.5 प्लस x2 मतलब कि रियल डेप्थ दूसरे साइड का, तो बोलेंगे रियल डेप्थ दूसरे साइड का x2, तो अपेरेंट डेप्थ दूसरे साइड का कितना है 3 सेंटीमीटर इंटू म्यू, तो बोलोगे 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5। आप 1.5 को बेटा कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.5, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 7.5 सेंटीमीटर। तो ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी हो गई 7.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक तरफ का रियल डेप्थ x1 माना, दूसरी तरफ का रियल डेप्थ x2 माना और उसकी ऐड कर दिया, तो थिकनेस आ गया। फॉर्मूला रियल डेप्थ का अपेरेंट डेप्थ इनटू म्यू होता है, वन साइड का अपेरेंट डेप्थ आपका 2 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड का 3 सेंटीमीटर है, ऐड कर दिया, फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। चलो आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंडरस्टूड है, आप क्लास 10th में भी पढ़े हुए हो। एक रे ऑफ लाइट को, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को आप मान लो सेंड करते हो किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा और नॉर्मल से अवे बेंड होगा। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, अगले मीडियम में रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा, यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा, क्यों, क्योंकि आपने आई को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आप क्या कि एक्चुअली हो क्या रहा है, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट होता क्या है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट को यहाँ तो लिया था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने बड़ा किया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं कि रे ऑफ लाइट सीधे ग्रेज कर जा रहा है दोनों मीडियम को। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ, बोलेंगे 90 डिग्री। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है उसको हम लोग सी बोलते हैं और ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या है, फिक्स होता है। और अगर आई सी से बड़ा तो रे ऑफ लाइट आपको दूसरे मीडियम में नहीं पास करेगा, पूरा का पूरा रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो साइन आई की जगह सी कर दो, साइन आर की जगह साइन 90 कर दो, तो ये हो जाता है μ2 बाई μ1। μ2 अगर एयर है, ये म्यू है,
तो बोलेंगे साइन सी 1/μ के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू साइन सी बराबर 1/μ के बराबर आप लिख सकते हैं अगर दूसरा मीडियम आपको एयर है तो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। एक मीडियम में दो मीडियम है, दोनों मीडियम मान लो कि सेपरेटेड है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सेपरेटेड है, और दोनों का जो सेपरेशन है कर्व शेप में है, कर्व शेप में है। तो उस केस में अगर आप एक साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और दूसरे साइड को आप मानते हैं कोई दूसरा मीडियम, तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। या तो इमेज दूसरे साइड में बनेगा या तो पहले साइड में भी बन सकता है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, मान लो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया, दूसरे का μ2 लिया, और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि जो कर्व सरफेस है, कर्व जो शेप है उसका जो रेडियस है वो r मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ध्यान रखोगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और μ2 दूसरे वाले मीडियम का जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 दूसरे मीडियम का। r क्या है, सेपरेटिंग जो पार्ट है उसका रेडियस आपका, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, b क्या है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो ये आपका जो कर्व पार्ट है, जो सेपरेटिंग पार्ट है, उसके मिड पॉइंट से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये आप P से आप मेजर करेंगे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो भी आपको होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन एज इट इज है जो आपको मिरर वगैरह में सारा होता है, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, स्फीयर है बेटा, एक ग्लास स्फीयर है। ग्लास स्फीयर की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5 है आपका है, ठीक है। और सेंटर आपका C है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O पर, एक साइड से 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो कह रहे हैं लोकेट इमेज ऑफ एयर बबल O। अगर आप बाहर से देखोगे तो एयर बबल आपको वहाँ पे O पे नहीं दिख करके कहीं और दिखेगा। कहाँ दिखेगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। दो मीडियम में, आप दूसरे मीडियम से देख रहे हो और दूसरे मीडियम में रखा हुआ है एयर बबल, तो एयर बबल का जो इमेज फॉर्म करेगा उसका इमेज हमें ट्रेस करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ठीक है बेटा। देखिए μ2 क्या है, ऑब्जेक्ट जिसमें रखा है उसको छोड़ दो, दूसरा मीडियम, तो दूसरा मीडियम क्या है, एयर। आप कहेंगे कि दूसरा मीडियम क्या है, एयर है, तो आप μ2 बोलेंगे एयर 1/v माइनस μ1 क्या है, तो बोलेंगे 1.5 है, ठीक है। u क्या है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो p पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रे ऑफ लाइट आपको किधर से चलेगा, तो बोलेंगे रे ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से साइड से, तो बोलेंगे रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ये है। तो p से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो उल्टा हो रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। कितना होगा, तो ये आप लिखेंगे -4, ठीक है, -4 इतना लिखेंगे, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई r। r भी आपका किस साइड है बेटा, राइट तरफ है। अगर ये रेडियस कितना है 10 cm है, तो बोलेंगे रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर, और r भी नेगेटिव होगा क्योंकि p से इधर की तरफ आप मेजर कर रहे हैं। तो ये भी आपका कितना होगा, -10 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 1/v प्लस 15/40, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/40 इज इक्वल टू -0.5 बाई -10, माइनस माइनस कट गया, 1/v बराबर आप यहाँ लिखेंगे 1/v प्लस 15/40 3/8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5/100, ठीक है बेटा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो लिखेंगे 1/v प्लस 3/8 बराबर 1/20, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा, अब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/20 माइनस 3/8, ठीक है। 1/v कितना आएगा बेटा, 8 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो 1/v कितना आएगा बेटा, -52/160। v कितना आएगा, -160/52, लगभग कितना आएगा 3
सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे कि पी से ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, इमेज का, इमेज कहाँ दिखाई देगा, तो बोलेंगे इमेज ऑब्जेक्ट का जो 4 सेंटीमीटर पे है वो 3 सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो पी से 3 सेंटीमीटर कहाँ दिखाई देगा, तो अंदर ही दिखाई देगा, स्फीयर के अंदर ही दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये साइन क्या है, ये माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये होता है कि आपको पी से राइट तरफ इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रिज्म की। बेटा प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास करेगा, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करोगे तो रिफ्रैक्शन पहले सरफेस पे होता है, दूसरे पे होता है, डेविएशन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, I1 I1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंट, R1 पहले सरफेस पर रिफ्रैक्टिव एंगल, R2 दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट एंगल, डेल्टा क्या है, डेविएशन है, ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म है। आप याद रखेंगे किसी भी प्रिज्म के लिए आप यहाँ पे रखेंगे फॉर ऑल प्रिज्म, ठीक है ना, फॉर ऑल प्रिज्म, सभी प्रिज्म के लिए। पहला केस आपको याद रखना है बेटा, पहला वाला सभी प्रिज्म के लिए, सभी प्रिज्म के लिए, सारे प्रिज्म के लिए I1 और I2 और माइनस डेल्टा बराबर ये होता है, I1 प्लस I2 एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, माइनस डेल्टा करोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि R1 प्लस R2 करोगे तो R1 प्लस R2 की जगह ए आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको आता है। अगर डेविएशन मिनिमम होगा तो डेविएशन मिनिमम होता है तो क्या होता है, तो बीच का जो रे है वो आपको बेस के पैरेलल हो जाएगा, तो डेविएशन मिनिमम होगा तो I1 I2 इक्वल हो जाएगा, उसको आप I मान सकते हो, R1 R2 इक्वल होगा उसको आप R मान सकते हो। फिर म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये आपको एक फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है, साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये आपको म्यू का फॉर्मूला जब एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिनिमम हो तो। दूसरा, अगर प्रिज्म काफी छोटा है तो डेल्टा मिनिमम म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर आपको होगा। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लो। देखो ये आइसोसेल ट्रायंगल है, मान लो कि एबीसी प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म है, ये आइसोसेल ट्रायंगल है, आइसोसेल, ठीक है ना, आइसोसेल आप बोलोगे कि आइसोसेल, ठीक है। आप सीधे मान के चलोगे कि इट इज आइसोसेल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है, ठीक है। प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ऊपर का, रे ऑफ लाइट 60 डिग्री पे एक सरफेस पे आपको फॉल किया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ रे ऑफ लाइट retraces its path, what is refractive index of prism। रे ऑफ लाइट यहाँ से चलेगा और अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो कहानी क्या है बेटा, तो देखिए अगर ये रिट्रेस करेगा तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दूसरा सरफेस है, और यहाँ पे एक चीज और देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और देखो, राइट वाला जो सरफेस है वो पॉलिश किया हुआ है, राइट वाला जो सरफेस है पॉलिश किया हुआ है, तो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट को रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेस करने के लिए लाइट को दूसरे वाले सरफेस पर नॉर्मली आके फॉल करना पड़ेगा। जब ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल फॉल करेगा, तब ये नॉर्मली फॉल करेगा, तभी अपने पुराने रास्ते को फॉलो करेगा। तो कहेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट रिट्रेस करता है अपने पाथ को, तो इस एसी वाला जो सरफेस है वो जो पॉलिश किया हुआ है उस पर जो रे ऑफ लाइट आकर के फॉल करेगा वो नॉर्मल इंसिडेंट होना चाहिए, तब न टकरा करके सीधे लौटेगा उसी लाइन में, तब पाथ रिट्रेस होगा। अब आपको क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो अब आप देखिए बेटा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ये एंगल 30 90, तो ये 60। व्हाट अबाउट ये एंगल, तो बोलोगे ये 30। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इस जगह पे क्या कीजिए, इस जगह पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1। साइन आई बेटा यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे 60 डिग्री है, तो लिखोगे साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई आर कितने के बराबर, तो बोलोगे 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू2 कौन सा, तो बोलोगे म्यू, और म्यू1 कौन सा, एयर है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना, इस जगह पर एयर से किस में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3, साइन 30 डिग्री 1/√3 बराबर म्यू, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे जरा देखिए, साइन 30 कितना होगा, सॉरी एक मिनट,
साइन 60 डिग्री √3 और साइन 30 कितना √3/2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू कितना √3 इंटू 2/√3 कितना हो जाएगा बेटा 6√3। सॉरी ब्लंडर मिस्टेक। साइन 60 बेटा √3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड साइन 30 1/2। साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। ठीक है, कितना हुआ म्यू हुआ। अब यहाँ पे म्यू कितना लिखेंगे √3/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कट गया। म्यू कितने के बराबर, म्यू कितने के बराबर बोलेंगे म्यू आपका हो जाएगा √3 और √3 कितना होता है बेटा 1.732। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो जाएगा मीडियम का, जिस प्रिज्म का मतलब जिसका प्रिज्म बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.732। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। स्नेल्स लॉ अप्लाई करके म्यू की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लेंस की। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला बेटा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस v/u के बराबर। ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, वन बाई वी माइनस 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन कितना होगा m इज इक्वल टू v/u के बराबर। ठीक है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन आपका v/u के बराबर। और आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला कितना होता है फोकल लेंथ निकालने का f बराबर v माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना होता है r2। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस है आपका। म्यू आपका इसका रिफ्रैक्ट r1 r2 क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस साइड वाले का रेडियस आपको r1 होगा, दूसरे वाले का रेडियस r2 होगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि r1 राइट हैंड साइड वाले को प्लस मानना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या मानना है माइनस मानना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखकर चलना है। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। और डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है जिसकी कॉन्वेक्स पार्ट है दोनों और इक्वल है। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या लगाओगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों साइड इक्वल है, तो बोलेंगे r1 जो होगा ये वाला होगा, r2 जो होगा ये वाला होगा। ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड प्लस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 की जगह आप कितना रखिए 15 रखिए, तो r1 प्लस रखेंगे 1/15 माइनस 1/-15। r2 आपको -15 होगा, इधर की तरफ है -15, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर यहाँ पे 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5 हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/15। ठीक है, 2 से 2 कट गया, f कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बाई डिफॉल्ट फोकल लेंथ भी आपको कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर आपको आ रहा है। हमने क्या किया r1 की वैल्यू को पॉजिटिव रखा राइट हैंड साइड को और r2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव रखा, फॉर्मूला में आपको डाल दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बेटा यहाँ पे दो लेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरी लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2 है। रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है आप देख लीजिए। एक आया पैरेलल, टकरा करके कन्वर्ज किया, फिर टकरा करके दूसरे से फिर पैरेलल चला गया, तो क्या होगा। कहेंगे कि हम आपसे कहें कि ये d बताओ कितना होगा, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप जरा सोचिए,
पैरेलल रे ऑफ लाइट जब आता है तो हमेशा कन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा आपका, ये जो आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो आपको P होगा, ये आपका लेफ्ट वाले लेंस के लिए इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी f1। और चूंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट चल करके अगेन रिफ्लेक्ट होकर के इन्फिनिटी चला गया, तो बोलेंगे ये आपको इसके लिए भी फोकस होगा, तो इसका भी फोकस क्या होगा, बोलेंगे f2। तो d कितना, बोलेंगे d आपका हो जाएगा, दोनों का फोकल लेंथ को आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी f1 प्लस f2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, फोकल लेंथ कितना है, f है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप कहेंगे कि इमेज को बड़ा करके देखना होता है, तो हमें क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है। अगर इमेज को आप 25 सेंटीमीटर पर लोकेट किए, यहाँ पे डी पर, बोलेंगे डी कितना, 25 सेंटीमीटर, ये फाइनल इमेज इज एट डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ होता है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कर देंगे तो ये मैग्निफिकेशन डी बाई एफ होगा। अगर एक चीज याद रखना, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म करता है तो इसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, और इमेज अगर आप इन्फिनिटी पे फॉर्म कराइएगा तो वहाँ पे इमेज जो फॉर्म होता है उस इमेज का आप कहेंगे कि उसको देखने में हमारे आई के ऊपर स्ट्रेन कम होता है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म किया तो हमारे आई के ऊपर स्ट्रेन कम होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे हो रहा है, कहाँ का निकालना है, तो आप मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी का निकालना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का निकालना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड इमेज तो फॉर्म करता ही है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव साइज में छोटा होता है, आईपीस साइज में बड़ा होता है, इमेज को और बड़ा करके दिखाएगा आपको। तो बहुत बड़ा माइक्रो लेवल पे अगर आपको इमेज देखना है तो बहुत ही बड़ा इमेज देखना है, बहुत छोटा जो हमारे आई से दिख नहीं सकता, उसके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं यूज कर पाते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन अगर इमेज बनेगा डी पर 25 सेंटीमीटर पे, तो मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। यू नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इमेज फाइनल बनता है इन्फिनिटी पे तो मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई आप लिखो, ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दूरबीन कहलाता है। दूरबीन मतलब कि बहुत दूर की चीज़ है उसको देखना है, उसके लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। इसमें भी दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा आईपीस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत ही दूर बहुत ही बड़ा होता है, आईपीस क्या होता है, छोटा होता है। दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी इसको हटा दो। तो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर इमेज कहाँ बना, डी 25 सेंटीमीटर पे, तो बोलेंगे मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट बाई एफ इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका है एफ नॉट और ये आपका है एफ ई। ठीक है, आई पीस का फोकल लेंथ माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि फाइनल इमेज आपको उल्टा बनता है। ठीक है, डी आपका 25 सेंटीमीटर। अगर इमेज आपको बनेगा इन्फिनिटी पर तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई के बराबर आपका होता है। ये आपको याद रखना है टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस लेंस है। क्वेश्चन क्या करेंगे, टू व्यू द ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे रखा हुआ है, टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट रखा है 200 सेंटीमीटर पे। आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को देखना, तो उसके लिए दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए। टेलीस्कोप का लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेंस के बीच का सेपरेशन। अब देखो, ये तो नहीं कहा है कि कहाँ पर लोकेट करना है, तो आपको मान के चलना है कि जब क्वेश्चन में नहीं दिया है कहाँ पे लोकेट करना है तो आप इन्फिनिटी लोकेट करो। आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी लोकेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से, फॉर ऑब्जेक्टिव
फॉर ऑब्जेक्टिव इमेज को ट्रेस करते हैं, ऑब्जेक्टिव इमेज को कहाँ बनाएगा उसको निकालते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब जरा आई 1/v माइनस, एक मिनट बेटा, 1 मिनट, ठीक है, सॉरी हमें लगा कि, ठीक है चलो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v कितना होगा 1/u प्लस 1/f, v कितना होगा u इंटू एफ बाई यू प्लस एफ। ये ऑब्जेक्टिव का इमेज हम लोग पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। कहाँ फॉर्म करेगा, u क्या है तो बोलेंगे यहाँ से इधर की तरफ है तो ये -200 सेंटीमीटर होगा, -200 मल्टीप्लाइड बाई एफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 40 सेंटीमीटर गिवन है, आप इसको +40 रखिए, डिवाइडेड बाई -200 और ये +40 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा -200 इंटू 40, नीचे में कितना हो जाएगा -160 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 4 से ये 4 कटा, फाइनली कितना हो गया माइनस से ये माइनस कटा, कितना हो गया v की वैल्यू, बोलेंगे v की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, ऑब्जेक्टिव जो है इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्टिव इमेज फॉर्म करेगा 50 सेंटीमीटर में। अब ये ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है बेटा, मान लो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट चला और यहाँ पर आकर के क्या है 50 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है v0, 50 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से दूसरा इमेज फॉर्म करेगा, तो इससे जो दूसरा इमेज फॉर्म करेगा ये कहाँ फॉर्म करना चाहिए, इन्फिनिटी फॉर्म करना चाहिए। तो अगर इससे जो इमेज फॉर्म करेगा इन्फिनिटी होगा, तो फिर कहेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एफ ई के बराबर। तो टेलीस्कोप का लेंथ क्या हो गया, तो कहेंगे कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव जो लेंथ इमेज फॉर्म किया प्लस एफ ई, ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे हो, तो 50 प्लस एफ ई कितना है 4, तो बोलेंगे इट इज 50 और +4 दैट इज हाउ मच 54 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप का लेंथ कितना होना चाहिए 54 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, वॉचिंग माई वीडियो। कल 10वें दिन में हम लोग एंटर करेंगे और वेव ऑप्टिक्स पे आएंगे। कल आपको वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स का पार्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द